Good morning, students. So today we are taking very short answer type question of chapter magnetic effects of electric current. So this is the second part. So let's take question number 11. So how will you determine the direction of the magnetic field due to current carrying solenoid in the given diagram? So student, this diagram is given to you and you have to find out the magnetic field due to current carrying solenoid in a given diagram. Okay, so you just hold your hand like this. You hold your right hand, okay, and extended thumb will give you the direction of magnetic field, means it will show you the polarity of the magnetic field. Okay, north pole or south pole. So let's read this answer. Direction of magnetic field: imagine the current carrying solenoid in your right hand such that the curled fingers are in the direction of current. Then the extended thumb will indicate the direction of emerging magnetic field line. The face of the solenoid which has north polarity, मीन्स अपने हाथ को आप इस तरीके से होल्ड करेंगे. सपोज करो कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है. अगर मीन्स आपके यहाँ जो बैटरी कनेक्ट है तो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज, अगर जो पॉजिटिव कनेक्शन है वो इस तरीके से है, ठीक है, इस डायरेक्शन से है, तो आपको पता चल जाएगा करंट की डायरेक्शन ही होगी. अगर नहीं दिया तो आप इमेजिन करेंगे, क्योंकि लेट अस इमेजिन कि करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड यू विल होल्ड योर राइट हैंड थंब. Then your extended thumb of your right hand will give you the direction of north polarity of the magnetic field. ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने हाथ को रखोगे इस वायर में कि आपकी जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए. देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये जो आपका एक्सटेंडेड थंब है ये नॉर्थ पोलैरिटी को बताएगा, तो दूसरी साइड क्या जाएगा, साउथ पोल. ठीक है, अगर मान लो आप इमेजिन करते हैं कि करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, तो अपने फिंगर्स को इस तरीके से रखेंगे, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखेंगे, तो आपका जो एक्सटेंडेड थंब है वो इस तरीके को आ जाएगा, तो नॉर्थ पोल उधर बनेगा. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कि आप किस डायरेक्शन में एजम्पशन ले रहे हैं कि करंट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 12. अ स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ए बी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टेडी करंट मीन्स कॉन्स्टेंट करंट पास कर रहा है इस वायर में 5 एम्पियर. विल द करंट बी इंड्यूस इन द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 1 मीटर. तो ये बोल रहा है कि जो वायर है जिसका रेडियस 1 मीटर है, ठीक है, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा. इंड्यूस का मतलब है कि विदाउट मेकिंग एक्चुअल करंट समथिंग इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, मीन्स यहाँ पे करंट मूव कर रहा है लेकिन ये इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो क्या वहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये जो करंट मूव कर रहे हैं यहाँ से, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो उसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं. तो यहाँ पे लिखा है कि नो, बिकॉज सर्कुलर वायर इज प्लेस इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी तो देयर विल बी नो फ्लक्स. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो चेंज करेंगी तभी जाके इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. तो स्टेडी करंट में हम बोलेंगे कि देयर विल बी नो मैग्नेटिक, we can say there will be a constant magnetic field, hence there will be no induced current. ठीक है, तो यहाँ पे कोई induced current प्रोड्यूस नहीं होगा. Clear? So let's move to the question number 13. And the question number 13 is, name the device used to prevent damage to the electrical appliance and the domestic circuit due to overloading. मीन्स आपको एक ऐसे डिवाइस का नाम बताना है, ठीक है, जो हमें हमारे जो डिवाइस अप्लाइंस हैं घर में, उनको डोमेस्टिक मतलब घर में जो हमारे सर्किट हैं उसमें ओवरलोडिंग से बचाता है. तो ये सब बच्चों को पता है कि दिस इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़. मीन्स जैसे ही करंट ज़्यादा आएगा तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट दैट इज़ लो, और वो मेल्ट कर जाएगा, इसलिए सर्किट ब्रेक हो जाएगा. इसलिए आपके जो भी अप्लाइंसेज हैं वो आपके सेफ हो जाएंगे. ठीक है. Question number 14. Give one difference between the wires used in the element of the electric heater and in a fuse. आपको डिफरेंस बताना है किसमें, वायर्स यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड इन फ्यूज. देखिए, वायर जो हीटर में जा रही है वो किसकी होगी, गुड कंडक्टर की होगी, और फ्यूज कौन सा लगा होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो लो उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा. तो देखिए, इलेक्ट्रिक वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, जो वायर यूज हो रही है उसमें उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, वेयर एज द फ्यूज वायर हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वायर होगी क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा तो इसलिए आपको ज़्यादा हीट देगा हीटर.
और जो आपके पास फ्यूज वायर है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट, वो इस तरीके से स्पेशली इस तरीके से बनाया होता है जो फ्यूज वायर है कि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होगा कि एकदम से वो मेल्ट कर जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक जो वायर है इलेक्ट्रिक हीटर में, वो इस तरीके से रैप की होती है कि वो उसका एक्चुअल में होता ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एकदम से मेल्ट नहीं करती, इसलिए हमें ज़्यादा हीट देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, एक का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा हाई हो जाएगा और दूसरे का लो होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अभी। द डायग्राम शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट टू एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, अबाउट टू मीन्स जस्ट एंटर करने जा रही है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज इनटू द पेज। आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द पेज, पेज में एंटर कर रही है और इलेक्ट्रॉन की बीम इस तरीके से आ रही है। तो पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन डेफिनेटली द करंट विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इफ एनी एज द बीम पासिस थ्रू द फील्ड। जैसे ही ये बीम इलेक्ट्रॉन की इस फील्ड में पास करेगी तो आपको डायरेक्शन को बताना है, डिफ्लेक्शन को बताना है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। अब देखिए, डायरेक्ट आप अपना जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, आप अपने यू स्ट्रेच योर थंब एंड फर्स्ट फिंगर मिडल फिंगर। तो देखिए, आप इस डायरेक्शन में आपका ये जो आपके थर्ड फिंगर है मींस मिडल फिंगर है वो इस डायरेक्शन में रखिए। ठीक है, और ये जो क्रो इनटू द पेपर में आप रखिए अपना फर्स्ट फिंगर को। ठीक है, और थंब की डायरेक्शन नीचे की साइड आएगी। यू होल्ड योर हैंड इन सच ए वे दैट वी कैन से योर फर्स्ट फिंगर विल पॉइंट इनटू द पेपर, इस डायरेक्शन में, और जो आपके पास मिडल फिंगर है वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन डेफिनेटली करंट विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब जो थंब की डायरेक्शन है वो नीचे की साइड आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एज आई टोल्ड यू इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम है। ठीक है, और उसके डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में करंट मूव करता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, force is perpendicular to the flow of electron and in its left side। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द बॉटम ऑफ द पेज, इसलिए वो नीचे की साइड फोर्स लगेगी, वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट करेंगे, निचली साइड डिफ्लेक्ट करेंगे। सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट एंड इन इट्स लेफ्ट साइड, सो इलेक्ट्रॉन्स बीम डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। तो अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंब है वो नीचे की साइड आएगी, तो इसलिए नीचे की साइड उनको फोर्स लगेगी, डिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। हाउ कैन यू show that the magnetic field produced by given electric current in the wire decreases as the distance from the wire increases। अब देखिए कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसमें लिखा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो आपके पास जो करंट है वो भी डिक्रीज करेगा। देखिए, हाउ कैन यू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीज। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसका इफेक्ट थोड़ा पास पास में होगा। उसके दूर में जैसे आप दूर दूर चलते जाएंगे, कंपास को दूर लेके जाएंगे तो कंपास जो है डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो ये वायर है आपके पास स्ट्रेट ऐसे, और इसमें करंट मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ऐसे करके। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, इसके बिल्कुल दूर जाएंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम द वायर कैरिंग करंट, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दूर, वहाँ पे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तभी लिखा है यहाँ पे, द डिक्रीज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल क्लियरली शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा, इसलिए डिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर जाएगी कंपास नीडल में। ठीक है, सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 17। अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड द करंट passes थ्रू दिस कंडक्टर इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। ये बोल रहा है कि अगर कोई आप व्हाइट पेपर लो, प्लेन ऑफ पेपर, एंड करंट पास कर रहा है उसमें,
वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की साइड करंट पास कर रहा है। आप ऐसे प्लेन पेपर लीजिए और एक वायर नीचे से ऊपर की तरफ रखिए, उसमें बैटरी जोड़ दीजिए और अपने हाथ को इस तरीके से रखिए कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में आए। राइट हैंड थंब रूल आपको यूज करना है, ठीक है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज करने से क्या होगा कि आपकी जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स हैं वो दैट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड। तो आप देखिए, अगर आपने हाफ यू होल्ड योर हैंड इन सच ए वे कि आपका जो थंब है वो ऊपर की साइड आए, ठीक है, और कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स आपकी कैसी आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप करके देखिए इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल सिंपल, अपने हाथ को ऐसे रखिए जैसे आप किसी का अंगूठा दिखाते हैं, ऐसे थंब दिखाते हैं, तो क्या होगा, थंब ऊपर की साइड आएगा ऐसे, और कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आएगा, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? So let's move to the question number 18. If the circular coil has n turns, अगर किसी सर्कुलर कॉइल में बहुत सारे टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, the field produced in n times as large as that produced by a single turn. मान लो कि मान लो 10 वायर्स ली हमने, तो और एक ऐसी वायर ली जिसका 10 वायर्स के बराबर एक और वायर ले ली हमने अलग, ठीक है। ये तो 10 वायर से एक हमने मतलब सर्कुलर कॉइल बनाया, लेकिन एक ऐसी वायर है जो बिल्कुल 10 के बराबर है, तो दोनों का इफेक्ट सेम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा कि अगर हम सर्कुलर वायर ले, सर्कुलर कॉइल ले और जिसमें n टर्न्स हों, तो उसके द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, द फील्ड प्रोड्यूस इज n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस बाय ए सिंगल टर्न, ठीक है। तो जो फील्ड उसके द्वारा जो प्रोड्यूस होगी n टाइम्स लार्ज होगी एज दैट प्रोड्यूस बाय ए सिंगल टर्न, ठीक है। जस्टिफाइड, देखिए कैसे, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच टर्न, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन। अब एक वायर आपके पास, तो क्या लिखा है इसमें कि करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम करंट या सेम डायरेक्शन वी कैन से, एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन एडेड अप अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। इसलिए जो जितने भी आपके पास ऐसे टर्न्स हैं बहुत सारी, वो सारी एक दूसरे में क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन ऐड जस्ट या वी कैन से जस्ट एड्स अप अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो इसलिए वो इसलिए लिखा है इसने कि n टाइम्स लार्ज हो जाएगी एज द कंप्यूट बाई एज प्रोड्यूस बाई अ सिंगल टर्न, जस्टिफाइड, ठीक है, क्योंकि वो एक पूरी वायर है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसलिए वो एडिड हो जाएंगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. नेम एनी टू अप्लायंसेस विच आर वेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो आपको किसी कोई भी दो अप्लायंस के नाम बताने हैं जो कि डिपेंड्स करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ, जो कि डिपेंड करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो क्या आएगा आपके पास, पहला रूम हीटर एंड गीजर, ठीक है। तो आपने रूम हीटर भी देखा है और गीजर भी देखा है, जो कि हीटिंग इफेक्ट, जितना ज़्यादा उसमें करंट होगा उतनी उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, मीन्स H इज इक्वल टू I² RT फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने टाइम के लिए हीट करंट रहेगा, जितने टाइम के लिए जितना रेजिस्टेंस पैदा होगा उसमें उतनी ज़्यादा हीट होगी, तो I² RT फॉर्मूला यूज से आप बता सकते हैं उसको। रूम हीटर एंड गीजर आर द आंसर्स. So let's move to the last question of this lecture, that is question number 20. An electron beam is moving vertically upwards. देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की साइड इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, इफ इट पासिस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और अगर ये पास करती हैं कैसे, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये आपके पास सपोज करो नॉर्थ है, ये साउथ है और ईस्ट है वेस्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है कि इफ इट पासिस फ्रॉम थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में पास करती हैं विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ चली है, देन इन विच डायरेक्शन विल द बीम डिफ्लेक्ट। तो अपने आपने लेफ्ट हैंड को यूज करना है और आपकी जो डायरेक्शन आएगी दैट इज बीम विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की तरफ वो डिफ्लेक्ट करेंगी। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम 11 टू 20, ओके। सो इसके साथ ही आपके ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से लगभग कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।